हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो भी सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं, उन सभी के एग्जाम चल रहे हैं। तो कल कुछ बच्चों का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एग्जामिनेशन है। रेगुलर वालों का ये एग्जामिनेशन हो चुका है। तो कई सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप एक बार जो रेगुलर वाले स्टूडेंट्स हो चुके हैं का ये एग्जाम हो चुका है, उनका जो क्वेश्चन पेपर है उसके क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दीजिए। लेकिन टाइम कम होने की वजह से ये चीज़ नहीं हो पा रही थी। लेकिन मैंने फिर उन सभी कमेंट्स को ध्यान में रख के ये वीडियो बना दी है, जिसमें मैं सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन तो लेकर आया हूँ आपके साथ। लेकिन इसमें मैं ये सिर्फ आपके लिए इसलिए लाया हूँ कि मैंने भी इन्हें ट्राई करा है सॉल्व करके। आप एक बार आप ट्राई करें, क्योंकि इनका एक्चुअल सॉल्यूशन कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है कि इनका आंसर मिल सके। तो मैंने जो ट्राई करा है, मेरा आंसर निकल के आया है। आप उससे अपना सॉल्यूशन मैच करके देखें। अगर मैच हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इसका मतलब हो जाता है कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो सही है। बाकी आपको एक आइडिया लग जाएगा कि स्टार्टिंग कैसे करनी है इन क्वेश्चंस को करने की, और इनका प्रोसीजर क्या होता है। लास्ट में अगर आंसर मैच भी नहीं होता है बाय चांस, जो आपका एक्चुअल आंसर हो, तो आपको कम से कम स्टेप मार्किंग के मार्क्स मिल जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन में। तो इसीलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। इसका मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसके सारे सॉल्यूशन सही हैं। तो आप अगर बाद में आपको कोई कुछ कहीं पर कोई मिस्टेक मिलती है, तो आप ये चीज़ कमेंट में मत भूलिएगा कि सर इसका सॉल्यूशन गलत है। मैं अब कह रहा हूँ कि सॉल्यूशन पिकापी गलत है, लेकिन बस आप पिकाचू एक बार मैच कर लीजिएगा। अगर सॉल्यूशन में कहीं कोई मिस्टेक होती है, तो आप वो चीज़ कमेंट में वहाँ पर मार्क कर दीजिएगा। सारे बच्चे एक बार कमेंट भी जरूर रीड कर लेना। वहाँ पर आपको इनके अगर कोई क्वेश्चंस में सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम होगी, तो वो चीज़ भी पता लग जाएगी। तो बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। इसका जो क्वेश्चन पेपर है वो आप लोगों के पास होगा नहीं है, तो आप टेलीग्राम पर अपलोड मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए यूट्यूब चैनल का अबाउट सेक्शन या कम्युनिटी पोस्ट वाले सेक्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर आपको ये दोनों पीडीएफ अपलोड मिल जाएंगी कुछ टाइम के बाद। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और देखते हैं इन सभी सॉल्यूशंस को। तो देखिए, सबसे पहले आएगा सॉल्यूशन 1A का, जो कि एक आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। उसका क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन पेपर में अवेलेबल है। ये मैंने इसका आंसर दे रखा है। आंसर रीड कर लेते हैं हम एक बार। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट और अर्निंग ऑफ अ कंपनी बाय इंक्रीजिंग रेवेन्यू और रिड्यूसिंग कॉस्ट। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का क्या मतलब होता है? कंपनी के प्रॉफिट या अर्निंग को इंक्रीज करना। किस तरीके से? या तो रेवेन्यू को इंक्रीज करके या कॉस्ट को रिड्यूस करके। दिस अप्रोच फोकस ऑन शॉर्ट टर्म गेन एंड इग्नोर लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेज। ये जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, ये शॉर्ट टर्म गेन पर फोकस करता है और लॉन्ग टर्म के इसके कॉन्सिक्वेंसेज नहीं देखता है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑन द अदर एंड इज अ लॉन्ग टर्म अप्रोच। वहीं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एक लॉन्ग टर्म अप्रोच है दैट एम टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर बाय इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ कंपनी, जो कि शेयर होल्डर की वेल्थ को इंक्रीज करता है कंपनी की वैल्यू को इंक्रीज करके। This approach take into account the time value of money and consider the risk associated with investment decision। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ध्यान में रखकर एक्शन करता है, और एक तरीके से इन्वेस्टमेंट डिसीजन के साथ जो रिस्क एसोसिएट होता है उसको भी ध्यान में रखता है। In general, wealth maximization is considered a better operational guide for finance manager as it take into account the long-term consequences of investment decision and consider the interest of shareholder। तो इस वजह से जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है वो एक बेटर ऑप्शन होता है। किसके लिए? फाइनेंस मैनेजर के लिए, कोई भी डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज को ध्यान में रखता है। It also encourages manager to make decisions that increase the overall value of company rather than just focusing on short term gain। और ये ओवरऑल डिसीजन में भी हेल्प करता है, क्योंकि एक तरीके से एक पूरी कंपनी पर फोकस करता है, सिर्फ शॉर्ट टर्म गोल गेन्स पर फोकस नहीं करता है। ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड आपका आएगा सॉल्यूशन 1B का। इसमें आपको बुक वैल्यू के वेट्स के अकॉर्डिंग और मार्केट वैल्यू के वेट्स के अकॉर्डिंग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करनी थी। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करनी है। तो उसका ये फॉर्मूला होता है, इस तरीके से आपको कैलकुलेट करनी है। तो 0.17 इसका आंसर आया है। फिर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए आप मैंने ये फॉर्मूला यूज करा है, इससे निकल के कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर ये आई है आपकी। फिर कॉस्ट ऑफ डिवेंचर का हमने ये फॉर्मूला यूज करा है, जिससे आपकी कॉस्ट ऑफ डिवेंचर ये निकल के आ गई। अब बुक वैल्यू वेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल करा है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर, फिर इनका क्या प्रोपोर्शन है, तो ये इस टोटल के प्रोपोर्शन में निकाला है। तो 0.5, 0.4 एंड 0.1 है। फिर जो हमने वेटेड एवरेज वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाली थी, मतलब सबकी अलग अलग कॉस्ट जो निकाली थी वो लिखी, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल के आ गई। ऐसी मार्केट वैल्यू वेट्स के अकॉर्डिंग ये इस तरीके से ये आ गई आपकी मार्केट वैल्यू, इन सारे जो आपके दिए हैं। उसके बाद इनका प्रोपोर्शन ये निकल के आया, और जो हमने कॉस्ट कैलकुलेट करी थी वो ये आई है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो आपकी ये वेटेड एवरेज 0.149 निकल के आ गई। ठीक है।
फिर इसके और मैं क्वेश्चन दिया था उसमें 1 के ए में क्या था, तो ये इसका सॉल्यूशन दे रखा है मैंने पूरा, ठीक है। आप रीड कर लीजिए, आप इसे सिंपल रीड करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है मैंने। किस चीज के बारे में है ये बता देता हूँ मैं एक बार आपको। फाइनेंस मैनेजर का क्या रोल है, क्या स्कोप है आज के टाइम पर फर्म के अंदर, वो सारी चीजें हैं। तो 5-6 पॉइंट में मैंने आपको इसका आंसर प्रोवाइड करवा दिया है। जो आपका आंसर आ रहा है वो 6 ही नंबर का आ रहे हैं ये थ्योरी वाले, तो आपको 6 पॉइंट तो कम से कम मिनिमम लिखने ही है और उन्हें इलेबोरेट भी करना है, सिर्फ आपको पॉइंट पॉइंट में नहीं लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट हैगा 1 का बी का और, तो इस वाले क्वेश्चन का मेरे को जो बुक वैल्यू वेट वाला है उसका आंसर तो आ गया है, लेकिन मार्केट वैल्यू वैल्यू वाले वेट का आंसर नहीं आया है। तो उसका आंसर अगर आप में से किसी को पता हो तो आप मेरे को टेलीग्राम पर डीएम कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर भी इसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है। बुक वैल्यू वाले का देख लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपकी 0.11 आई है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर 0.08 है, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर 0.045 है और कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग 0.11 है। बुक वैल्यू वेट के अकॉर्डिंग आपकी ये बुक वैल्यू दी है, ये इनका प्रोपोर्शन हो गया। जो हमने हमारे कॉस्ट दी है वो कॉस्ट लिख ली और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करा तो हमारी ये 0.088 निकल के आ गई आपकी बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये मार्केट वैल्यू वाला कंप्लीट नहीं हुआ है, ये यहाँ पर गलत हैगा। तो अगर आप में से किसी ने इसका सॉल्यूशन करा हो तो मेरे को टेलीग्राम पर डीएम कर दीजिएगा। फिर है आपका सॉल्यूशन 2A। आपको एक स्टेटमेंट दी है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के बारे में कि ये अर्निंग पर शेयर को इंक्रीज कर देता है या डिक्रीज कर देता है, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन दिया है। तो उसके अकॉर्डिंग ये आंसर दिया है, जो स्टेटमेंट दिया है वो इनकरेक्ट है। फिर मैंने आपको ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये दे दी है, ठीक है। सेकंड बी में आपका क्या है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, एनपीवी आई थिंक कैलकुलेट करना है। नहीं, कंपनी जो क्वेश्चन है वो आपका क्या है कि कंपनी एक न्यू मशीन ओल्ड मशीनरी को न्यू मशीनरी के साथ रिप्लेस करना चाह रही है, तो क्या कंपनी को ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट करा, इसको हम किस डिसीजन से देखेंगे, इंक्रीमेंटल एनपीवी हम कैलकुलेट करेंगे। उससे अगर पॉजिटिव आता है तो रिप्लेस कर सकती है और नेगेटिव आता है तो नहीं कर सकती। तो उसके लिए हमें सबसे पहले नेट इनिशियल कैश आउटफ्लो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए, जो न्यू मशीनरी खरीद रहे हैं वो आएगी 4,80,000 की, और जो एग्जिस्टिंग मशीनरी है उसकी आपको अभी के टाइम की सेल्वेज वैल्यू दी है 1,20,000। तो आपका जो इनिशियल आउटफ्लो है वो कितने का है, 3,60,000 का। उसके अलावा आपको 2,00,000 रुपीज की एडिशनल वर्किंग कैपिटल और लगेगी। तो आपका टोटल नेट इनिशियल आउटफ्लो हो गया 5,60,000 का, ठीक है। ये डेप्रिसिएशन वाला आप रहने दीजिएगा, डायरेक्ट आपका उससे हो जाएगा। अब जब आपने इनिशियल आउटफ्लो कर लिया, अब उसके बाद आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो एनुअली कितना आपका कैश फ्लो आ रहा है उस मशीनरी से, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए, कैलकुलेशन ऑफ एनुअल प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, इसमें क्या हुआ है, जो ओल्ड वाली मशीनरी है वो 2 साल के अंदर डेप्रिशिएट हो जाएगी फुल्ली, 2 साल के बाद कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। लेकिन जो न्यू वाली मशीनरी है उस पर पूरे चारों साल डेप्रिसिएशन चार्ज होना है। तो इसलिए पहले हमने एनुअल प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन सिर्फ 2 साल का कैलकुलेट करा है, फिर 2 साल का अलग से करा है। तो देखिए, आपका एनुअल रेवेन्यू जो ओल्ड मशीनरी जनरेट कर रही है वो 5,20,000 का है, न्यू मशीनरी 9,20,000 का कर रही है। तो इनका डिफरेंस आ गया 4,00,000 का इंक्रीमेंटल रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। अब इंक्रीमेंटल एक्सपेंसेस कितने लग रहे हैं आपके वो दिए गए हैं, तो 2,00,000 का निकल के आ गया। तो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन आया 1,40,000 ओल्ड का, न्यू का 3,40,000, डिफरेंस आ गया इनका 2,00,000 का। अब देखिए, ओल्ड मशीनरी का डेप्रिसिएशन 80,000 2 साल लगेगा, उसके बाद नहीं लगेगा। लेकिन न्यू मशीनरी का 80,000 का डेप्रिसिएशन 4 साल तक लगेगा आपका, ठीक है। तो ये डेप्रिसिएशन हमने लेस कर दिया, तो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, उसमें से हमने टैक्स माइनस करा तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। उसके बाद डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है, तो उसे हमने दोबारा से ऐड कर दिया। तो आपका इंक्रीमेंटल एनुअल कैश फ्लो स्टार्टिंग के 2 ईयर का कितना आया, 1,40,000। फिर बाकी के 2 ईयर में क्या हुआ, देखें यहाँ पर हमने डेप्रिसिएशन कुछ भी नहीं करा ओल्ड वाली में, न्यू वाली में सेम वही डेप्रिसिएशन लगाया, तो यहाँ से आपका इंक्रीमेंटल सेम वही निकल के आ जाएगा 1,64,000 का। तो जो ये आपकी डेप्रिसिएशन पर टैक्स की सेविंग हो रही थी वो सेविंग अब नहीं होगी, वो एक तरीके से हो गया। तो ये 1,64,000 आ गया और ये 1,40,000 का आ गया। अब आपको इंक्रीमेंटल एनपीवी कैलकुलेट करनी है, तो स्टार्टिंग में आपका 5,60,000 का आउटफ्लो हो रहा है, फिर आपका फर्स्ट और सेकंड ईयर में 1,40,000 आ रहा है, थर्ड और फोर्थ ईयर में आपका 1,64,000 का इनफ्लो आएगा, और फोर्थ ईयर में जो आपकी न्यू मशीनरी है वो सेल्वेज वैल्यू दी है उसकी 1,60,000, तो वो भी आपकी आ जाएगी। उसके बाद आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिए हैं सारे, वो आपने लिख लिए। डिस्काउंटेड कैश फ्लो कैलकुलेट करा तो हमारा ये नेगेटिव आया, तो इससे क्या है कि ओल्ड मशीनरी को रिप्लेस नहीं करना चाहिए। बाकी अगर कोई चेंज हो इसमें तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, वहां पर मैं उसे एक तरीके से ध्यान दे लूंगा उस पर, और बाकी बच्चों को भी इसका वो बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। फिर इसके और वाले में सेकंड का और मैं आपको एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया है, कैश
कैश फ्लो से रिलेटेड है कि कैश फ्लो क्यों इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू प्रॉफिट। तो उसका ये पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया रिटर्न में, आप इसे रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट हैगा सेकंड के बी का और वाला। इसमें क्या है, आपको तीन चीजें कैलकुलेट करनी है। एनुअल रेट ऑफ रिटर्न आपको कैलकुलेट करना है, एआरआर। उसके बाद आपको एनपीवी कैलकुलेट करना है और आईआरआर का रेट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखिए आपको क्या दिया है, डायरेक्ट ईयर्स का प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दिया है। उसमें से हमने डेप्रिसिएशन निकाल लिया, इक्वल डेप्रिसिएशन है, स्ट्रेट लाइन मेथड लग रहा है, तो 10,000 का 5 सालों में डेप्रिसिएशन आ गया। तो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या आ जाएगा, जब हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। उसमें से फिर हमने 35% का टैक्स रेट है वो माइनस करा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। उसके बाद हमने क्या करा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, तो इसे ऐड करके हमारा नेट कैश फ्लो निकल के आ गया। फिर ये हमारे पास बिगनिंग में इन्वेस्टमेंट कितनी करी थी हमने, 50,000 की, उसमें से 10,000 का डेप्रिसिएशन गया, 40,000 बता। सेकंड ईयर में 40,000 थी, तो उसमें से 10,000 का डेप्रिसिएशन गया, 30,000। इस तरीके से लास्ट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू नील हो गई। तो एनुअल रेट ऑफ रिटर्न या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एवरेज एनुअल प्रॉफिट अपॉन में इन्वेस्टमेंट एट बिगनिंग। अब एवरेज एनुअल प्रॉफिट कैसे निकाला हमने, ये जो एक मिनट यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई इसमें। ये जो हमने ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, इसका टोटल तो ले लिया 16,900, लेकिन यहाँ पर हमें 16,900 को 5 से पहले डिवाइड करना पड़ेगा, उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो यहाँ लिखनी है। ठीक है, ये वाला थोड़ी मिस्टेक हो गई है, बस यही है। इस 16,900 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज एनुअल प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। उसे फिर 50,000 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एनुअल रेट ऑफ रिटर्न निकल के आ जाएगा। ठीक है, फिर एनपीवी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ईयर हमें पता है, स्टार्टिंग में हमें इन्वेस्टमेंट 50,000 की करनी है और हमारा पास इनफ्लो कैसे आ रहा है, तो जो ये नेट कैश फ्लो निकल के आया ये हमारा इनफ्लो हो गया। ये सारी वैल्यू हमने लिख दी। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हमें दिए गए हैं, उससे डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकाल लिया और हमारा जो एनपीवी है वो प्लस का 791 निकल के आ गया। ठीक है, उसके बाद आईआरआर कैसे निकालते हैं, तो हमें कैश फ्लो वही रहेंगे, ईयर वही रहेंगे सेम, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दो लेने पड़ेंगे, जिससे एक से एनपीवी पॉजिटिव आए एक से नेगेटिव आए, तो वो दोनों ले लिया। उसके बाद आईआरआर का आपको फॉर्मूला मैंने बता ही रखा है, वो फॉर्मूला लगाया और आईआरआर की आपकी ये वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड का ए पार्ट थ्योरेटिकल वाला है, पेबैक पीरियड से रिलेटेड है, तो वो मैंने आपको इसका सॉल्यूशन ये पूरा प्रोवाइड करवा दिया, ये आप रीड कर लीजिएगा। प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना है, मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना था शेयर का, ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो कैलकुलेट करना था, उसके बाद आपको डीपी रेशियो कैलकुलेट करना था जब हमारा शेयर का प्राइस 160 हो। ठीक है, और लास्ट में एक कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन था तो उसका आंसर मैंने दिया आपको। तो देखिए क्या है, सबसे पहले मार्केट प्राइस कैलकुलेट करने का आई थिंक वॉल्टर मॉडल वाला है, वॉल्टर मॉडल से कैलकुलेट करना था। तो वॉल्टर मॉडल में ये फॉर्मूला होता है, इससे आपका शेयर का प्राइस 150 निकल के आ गया। अब वॉल्टर मॉडल के अंदर अगर कभी भी ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो पूछा है तो वो हमेशा जब डिविडेंड जीरो पे करते हैं तभी डिविडेंड पे आउट रेशियो ऑप्टिमम होता है। तो जीरो डिविडेंड हम लेकर करेंगे तो उससे आपके शेयर का प्राइस निकल के आ जाएगा 180 का, और उसके बाद हमें वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी है। तो एक शेयर का प्राइस 180 है, टोटल 3 लाख शेयर हैं, तो वैल्यू निकल के आएगी 5 करोड़ 40 लाख की। थर्ड बोला था अगर 160 शेयर का प्राइस हो तो आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होगा, तो वो आपका निकल के आ जाएगा 33.33%। और लास्ट में कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, तो वो तब होता है जब रिटर्न ऑन इक्विटी इक्वल होगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी के। ठीक है, अब थर्ड का और वाले का थ्योरेटिकल क्वेश्चन पहला है जो कि आपका कैश फ्लो वगैरह से किसी से रिलेटेड है, कैश फ्लो और प्रॉफिट से। इसका सॉल्यूशन मैंने आपको ये प्रोवाइड कर दिया है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है थर्ड का जो और वाले पार्ट का है, उसमें आपको क्या एमएम अप्रोच का यूज करके शेयर का प्राइस कैलकुलेट करना है, उसके बाद कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे हमें इन्वेस्टमेंट के लिए वो कैलकुलेट करना है। तो एमएम अप्रोच के अंदर आपका फॉर्मूला होता है शेयर प्राइस का, P0 इज इक्वल टू में P1 प्लस D1 अपॉन में 1 प्लस KE। P0 हमें दिया है 100, D1 दिया है 8, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया है 10%। तो अगर डिविडेंड पे करते हैं और डिविडेंड पे नहीं करते हैं तो अलग अलग निकालेंगे। जब डिविडेंड पे करें तो डिविडेंड की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, तो आपका शेयर का करंट मार्केट प्राइस निकल के आएगा 102 का, और डिविडेंड पे नहीं करते हैं तो प्राइस निकल के आएगा 110 का। उसके बाद दोनों केसेस के अंदर आपको शेयर कितने इशू करने पड़ेंगे, तो देखिए आपको नेट इनकम दी है 10 लाख की। फर्स्ट केस में हमने 8 लाख रुपए डिविडेंड पे कर दिया तो हमारे पास 2 लाख की इनकम बची। हमें इनकम चाहिए कितनी थी, 20 लाख की, तो हमें एडिशनल कितनी रेज करनी पड़ेगी, 18 लाख की। एक शेयर का प्राइस 102 है तो टोटल 17,647 शेयर इशू करने पड़ेंगे हमें। वहीं सेकंड केस में
कोई भी डिविडेंड पे नहीं करा है तो हमारी पूरी ये रिटेन हो गई 10 लाख की। हमें चाहिए थे 20 लाख, तो हमें एडिशनल कितना रेज करना पड़ेगा 10 लाख का। अब 10 लाख का रेज करना है, एक शेयर का प्राइस 110 है सेकंड केस में, तो हमें टोटल 9091 शेयर इशू करने पड़ेंगे। ठीक है, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैगा, गॉर्डन मॉडल का हैगा और वॉल्टर मॉडल का डिफरेंस हैगा, इनके बारे में बोला है, तो इसका ये सॉल्यूशन हो गया आपका। उसके बाद आपको क्या, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है, कुछ एक क्रेडिट पॉलिसी है उससे रिलेटेड आपको डिसीजन देना है कि क्रेडिट पीरियड कितना अलाउ, कौन सी पॉलिसी का अच्छा है। तो उसके लिए हमें नेट बेनिफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। नेट बेनिफिट कैसे करेंगे, जितनी हमारी सेल्स है वो सेल्स लिखी, उसमें से सारी टोटल कॉस्ट माइनस कर दी, तो हमारे पास एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकल के आया। उसके बाद हमने क्या करा, जो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो निकालेंगे, उसे लेस कर देंगे, तो हमारे पास नेट बेनिफिट निकल के आ जाएगा क्रेडिट पॉलिसी से। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए जो आपकी टोटल कॉस्ट है उसको पहले जो आपका रेट दिया है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20% आपका रेट दिया है। उसके बाद आप कितना क्रेडिट पीरियड अलाउ कर रहे हैं वो लिखना है, और हमने इसमें एज्यूम करा है कि एक ईयर के अंदर 360 डेज है। तो ये सारी चीजें करने के बाद फिर ए में से बी माइनस करने के बाद जो ये आपका ए वैल्यू निकल के आई है, इनमें से बी वाली वैल्यू माइनस करने के बाद आपका नेट लॉस निकल के आता है ये सारा। तो इसमें से सबसे कम लॉस वो आपका बी वाली पॉलिसी में है, तो बी वाली पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए कंपनी को। ठीक है, फिर इसका और वाला पार्ट है जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जिसमें आपसे स्टॉक स्प्लिट और स्क्रिप डिविडेंड के बारे में पूछा है, या इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। इसका जो आपका और वाला पार्ट है फोर्थ के बी का, इसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है कि वर्किंग कैपिटल की कितनी रिक्वायरमेंट है। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का ये फॉर्मेट होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी करनी पड़ती है। करंट एसेट्स में आपको रॉ मटेरियल दिया है, WIP दिया है, फिनिश्ड गुड दिया है, डेटर दिया है, कैश दिया है, और करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर है, वेजेज है, एक्सपेंसेस है। तो वर्किंग कैपिटल निकल के आ जाएगा। उसके बाद आपको 10% का प्रोविजन बनाना है, एक्सेप्ट कैश दिया है, ये ध्यान रखिएगा। उस तो आपकी नेट वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट निकल के आएगी। अब ये सारी वैल्यू कैलकुलेट कहाँ करी है, तो देखिए ये आपको प्रोवाइड कर रखा है मैंने। रॉ मटेरियल कैसे निकाला, तो टोटल यूनिट आपने सेल करी है 5 लाख की, एक यूनिट 8 रुपीज की है, तो आपका जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल सेल निकल के आ जाएगा। उसमें से सेल का 40% आपका रॉ मटेरियल है, तो 40% आपका निकल के आया 1,60,000 पर एनम का। अब आपको कितने टाइम तक रहता है रॉ मटेरियल आपके स्टोर में, 3 महीने तक, तो 3 महीने का जब आप निकालेंगे तो 4 लाख निकल के आएगा, तो वही 4 लाख की वैल्यू यहाँ आ गई। ठीक है, ऐसे ही WIP में आपका रॉ मटेरियल, वेजेस और ओवरहेड तीनों चीजें 100% है, तो ये आपको कैलकुलेशन मैंने दिखा रखी है, तो ये टोटल 5,33,333 निकल के आया। फिनिश्ड गुड्स में भी आपकी तीनों चीजें हैं, तो आपका 8 लाख निकल के आ गया। डेटर हम कॉस्ट ऑफ सेल्स पर कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल आपकी टोटल आई 32 लाख की, वो आपका कितने टाइम रहती है, 3 महीने के लिए आप क्रेडिट पीरियड अलाउ करते हैं डेटर को, तो आपकी 8 लाख की वैल्यू निकल के आ गई। क्रेडिटर आपके रॉ मटेरियल के हैं क्रेडिटर, तो रॉ मटेरियल आपका कितने रुपीज का है, वो लिया आपने 40 लाख, उसका 40%, फिर उसको 4 मंथ के लिए आप क्रेडिट पीरियड देते हैं, तो 5,33,333 निकल के आया। ठीक है, वेजेस एंड ओवरहेड दोनों का सेम ही वैल्यू है, तो आपकी 33,333 वैल्यू निकल के आई। ये सारी वैल्यू हमने पुट कर दी, तो हमारी नेट वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट 20,33,333 निकल के आई, जिसमें से हमारा 1 लाख का कैश है बैलेंस का जो हैगा। लेकिन हमें जो प्रोविजन बनाना है वो एक्सेप्ट कैश बनाना है, तो हमने इसे इसमें 20,33,333 में से 1 लाख माइनस करा, उसके ऊपर 10% का प्रोविजन बनाया, फिर उसे भी ऐड कर दिया, तो हमारी नेट कैश की वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट निकल के आई 22,26,666। ठीक है, इस तरीके से आपका ये सॉल्यूशन होना था। फिर आएगा आपका फिफ्थ क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है आपका। इसमें फर्स्ट पार्ट में इसके दिया है तीनों के तीनों थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिए हैं, तो ये आपका ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में है। ए पार्ट, एक मिनट, इसका हाँ पहले ये वाला है, तो ये फिफ्थ का ए पार्ट का आंसर रहेगा आपका। ठीक है, फिफ्थ के बी पार्ट का आंसर रहेगा, और फिफ्थ के आपके ये सी पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद जो इसका और दिया है, जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें आपके दो ही क्वेश्चन होंगे, एक हैगा थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूरा 18 नंबर के 3 पार्ट दिए हैं, और दूसरे में 18 नंबर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया है। तो थ्योरेटिकल वाला वो हो गया। प्रैक्टिकल में आपका देखिए ये हैगा इसका सॉल्यूशन, जिसमें आपको ऑपरेटिंग लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज, ये लिवरेजेस कैलकुलेट करने थे। सेल्स वैल्यू दिया आपको, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, कंट्रीब्यूशन निकल के आ गया, उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दी, EBIT आ गया। तो इससे आपका ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला बनता है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, तो हमारी ये ऑपरेटिंग लिवरेज सभी तीनों केसेस में निकल के आएगी 4.167।
फिर फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। इसके लिए आपको ईबीटी कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ईबीआईटी तीनों केसेस में आपका सेम ही रहेगा। इंटरेस्ट लेकिन तीनों में अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि आपको तीन केसेस दिए हैं, तो फर्स्ट में 6000, सेकंड में 9, थर्ड में 7500। तो आपका ईबीटी निकल के आया ये। तो आप तीनों केसेस का हम फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, ये वाले फॉर्मूले से। तो आपका निकल के आया 2, 4 एंड 2.67। फिर कंबाइंड लिवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑपरेटिंग लिवरेज को और फाइनेंशियल लिवरेज को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके तीनों केसेस का आपका ये कंबाइंड लिवरेज निकल के आ गया, ठीक है। उसके बाद इसके दो और पार्ट दिए हैं, जिसमें आपको फर्स्ट में इंडिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट करना था तीनों केसेस का, और थर्ड में फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना था। तो इंडिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट करने का आपका ये फॉर्मूला होता है। इससे आपकी ईबीआईटी की वैल्यू फर्स्ट केस में 15,000, सेकंड में 3,000 और थर्ड में 9,600 की निकल के आई। और जो आपका फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना था, उसका ये फॉर्मूला होता है। इससे आपकी फर्स्ट केस में वैल्यू ये, सेकंड में ये और थर्ड में ये वैल्यू निकल के आएंगी, ठीक है। यहाँ पर आपका ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है इस क्वेश्चन पेपर का। अगर इसमें कहीं पर भी कोई मिस्टेक है तो आप उसे कमेंट करके जरूर बता दें, मैं उसे पिन मार दूंगा, या फिर सारे बच्चे एक बार उन कमेंट्स को जरूर रीड कर लेंगे, जिससे अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो चीज क्लियर हो जाएगी। मे भी आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।